बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंपनी का आज हमारा सब्जेक्ट है, इसके हवाले से प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद जब हमने इसकी जो डेफिनेशन की कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत और डिफाइन करने के बाद हमने इसकी डेफिनेशन में से ही इसकी फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस किया और बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। उससे आगे चलकर हमने कुछ टॉपिक जो है वो आपके सामने यहाँ इस वाइट बोर्ड पर मेंशन किए कि ये वो टॉपिक हैं जो हमने कंपनी एक्ट 2017 के को डिस्कस करते हुए हमने डिस्कस करने हैं। ये हमारे निसाब का हमारे सिलेबस का हिस्सा होंगे। तो अभी उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ये क्या चीज़ है और पब्लिक प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 49 पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी हम डिस्कस करें। सबसे पहले जो प्राइवेट कंपनी है इसको हम डिफाइन करेंगे। इसके लिए जो रेलिवेंट सेक्शन है सेक्शन 249 ऑफ कंपनी एक्ट 2017, यानी सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 49 है जिसने प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया है। और सेक्शन 230 जिसने पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया है। इनकी डेफिनेशन को सबसे पहले हम समझेंगे, तो फिर हम इनका जो है वो आपस में इनको डिफरेंशिएट करेंगे कि इनमें जो बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। मैं थोड़ा आपके सामने रीड आउट करना चाहता हूँ। जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कंपनी एक्ट 2017 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 49 which provide private company means a company which by its articles restrict the rights to transfer its share if any. Number 2, limits the number of its members up to 50, not including a person who are not employee of the company. 3, prohibits any invitation, if any, or debenture of the company, provided that where 2 or more persons hold 1 or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as a single member. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 49 के अंदर 3 क्लासेस में, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, 3 क्लासेस में 3 पार्ट के अंदर जो ये डिफिनेशन दी गई है। अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो नंबर 1 रिस्ट्रिक्ट द शेयर, ट्रांसफर ऑफ द शेयर। ये इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो एक रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर शेयर। Number 2, limit the number up to 50, और number 3, prohibit the invitation देखिए
इसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें कि प्राइवेट कंपनी बेसिकली जो लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं तो इसके जो शेयर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और इसके जो शेयर होते हैं उनको लिमिटेड लोग खरीद सकते हैं। ये नहीं है कि जनरल पब्लिक को आप इन्विटेशन करेंगे और जो भी उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता होगा वो उसके शेयर खरीद सकेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इसकी प्राइवेट होने का मतलब ये है कि इसको हदूद और हुदूद का तयन वो कंपनी जो है वो करेगी और वो उन्हीं लोगों को शेयर बेचेगी जिनको वो बेचना चाहेगी। तो ये इसके ऊपर जो है वो इसकी ऊपर है कि जनरल पब्लिक के अंदर इसके जो शेयर है उनको नहीं भेजा जा सकता। फिर इसका जो शेयर है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता अनलेस के आर्टिकल के अंदर इसका कोई तरीकाकार प्रोवाइड किया गया हो। लेकिन जनरली इसका जो शेयर है आपने कंपनी से लिया तो अगर आप इसको वापस देना चाहते हैं तो आप कंपनी को ही वापस देंगे, फर्दर किसी थर्ड पर्सन को आप इसको एलिनेट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो नंबर है, मैक्सिमम जो नंबर है वो 50 नंबर तक जो है इसके शेयर होल्डर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये कंपनी एक्ट 2017 जो है इस हवाले से हमें लॉ प्रोवाइड करता है, रिस्ट्रिक्शन आयद करता है प्राइवेट कंपनी पर कि इसके नंबर की तादाद जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, एम्प्लॉयज़ को छोड़कर, इसके जो मुलाजमीन होंगे कंपनी के उनको छोड़कर। तीसरी चीज़ है प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन इफ एनी आर डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, कि ये अपने डिबेंचर को, जो डिबेंचर में प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके सामने जो एलैबोरेट कर चुका हूँ कि डिबेंचर क्या चीज़ होती है, इन डिटेल हम उसको इंशाल्लाह उस वक्त करेंगे जब हम डिबेंचर का जो टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये प्रोहिबिट करती है, रोकती है इस चीज़ से भी कि जनरल पब्लिक को डिबेंचर की फरोख्त के हवाले से, डिबेंचर इशू करने के हवाले से, वेदर स्कोर्ड और अनस्कोर्ड उसके हवाले से ये रेस्ट्रिक्शन आयद करती है। तो प्राइवेट कंपनी के 3 एस्पेक्ट हैं। नंबर 1 उसका जो शेयर है उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, और रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर शेयर। नंबर 2 लिमिट्स द नंबर अप टू 50, और नंबर 3 प्रोहिबिट द इन्विटेशन। और दूसरी बात ये कि बाद औक़ात ये मैं जिस तरह आपको प्रीवियस एक दिन शेयर के टॉपिक पर बता चुका था कि एक शख्स जो है वो एक से ज़्यादा शेयर खरीद सकता है और 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास मिलकर भी जो है वो एक शेयर खरीद सकते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास ने मिलकर एक शेयर खरीदा हुआ है तो वो एक ही शेयर तस्वर किया जाएगा। वो उनका वोट जो है वो कंपनी की मीटिंग के अंदर वो 3 लोगों का वोट एक वोट तस्वर किया जाएगा क्योंकि वो एक शेयर के मालिक हैं। इसी तरीके से अगर उन्होंने मिलके 4 शेयर खरीदे हुए हैं तो उनके 4 वोट होंगे, क्योंकि वोट जो है वो शेयर के हिसाब से होगा। इस तरीके से अगर एक बंदे ने 10 शेयर खरीदे हुए तो ऑफकोर्स उसके 10 वोट होंगे उस एक शख्स के। ये जो है चीज़ है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो कंपनी के अंदर पोजीशन होगी वो आपके शेयर के हिसाब से होगी कि जितने शेयर के आप मालिकान हैं, इररिस्पेक्ट ऑफ इस फैक्ट के आपने अकेले 10 शेयर खरीदे हुए हैं या 10 बंदों ने मिलकर एक शेयर खरीदा हुआ है। अगर अकेले ने 10 खरीदे हुए हैं तो वो 10 शेयर की हैसियत से जो है वो कंपनी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन देगा या अपनी हैसियत जो है वो वहाँ उसकी होगी। इस तरीके से अगर 10 बंदों ने मिलकर एक शेयर खरीदा हुआ है तो उसकी 10 बंदों की हैसियत एक शेयर की होगी, एक शेयर की होगी। तो ये एक डेफिनेशन है। अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो बहुत आसान है, उसकी निस्बत पब्लिक कंपनी के हवाले से जो इसको सेक्शन 230 जो डिफाइन करती है वो कहती है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी which is not a private company. It is required to have at least 7 members and the 7 director appointed accordingly. कि इसके जो है वो 7 मेंबर जो है होने चाहिए। वैसे इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई है कि इसमें 3 मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो पब्लिक कंपनी होगी, जो इस एम्बेट में नहीं फॉल करती होगी, दैट कम्स अंडर द एम्बेट ऑफ द पब्लिक कंपनी। दैट्स इट। तो ये इसका जो है वो टोटल डेफिनेशन है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो पब्लिक कंपनी होगी। कंपनी की बहुत सारी और भी इकसाम हैं जिनमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडायरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है।
इंश्योरेंस कंपनी है, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, सिंगल मेंबर एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी है। ये चीज़ें जो है वो भी हैं, लेकिन ये आज हमारे टॉपिक ऐसा नहीं होगी। ये इंशाल्लाह जिस दिन हम डिटेल में काइंड्स ऑफ कंपनी को डिस्कस करेंगे तो ये सारी काइंड्स इंशाल्लाह वन बाय वन करके उसका नाम डिस्कस करेंगे। आज हम जो है वो डिफरेंस निकालेंगे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के हवाले से। तो इसको जो डेफिनेशन मैंने लिखी इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक हो गया जी। ये डेफिनेशन करने के बाद अब हम आते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की के डिफरेंस में, कि इनके दरमियान जो है वो फर्क क्या है। पहला जो फर्क है, मैं इधर पब्लिक कंपनी लिख देता हूं और उधर प्राइवेट। जो अक्सर आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ कंपनी के जो जब उनका नाम आता है तो उसके साथ पीवीटी एलटीडी लिखा होता है, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड वो उसका मतलब होता है। तो ये उनके साथ जो वो होता है। अब इनके में जो बुनियादी फर्क है वो सबसे पहला फर्क है नंबर के हिसाब से। पब्लिक कंपनी के अंदर जो नंबर की तादाद होती है वो अनलिमिटेड होती है। हाँ, उस पर एक लिमिट भी होती है। जो उस दिन मैं शेयर आपको यहाँ कैपिटल समझा रहा था तो उसके अंदर मैंने वो 1 करोड़ रुपए की एग्जांपल आपके सामने यहाँ शेयर की थी। अगर आपने वो लेक्चर फॉलो किया हो तो कि जितने शेयर वो बनाएंगे उस शेयर से ज्यादा नहीं हो सकते। ये एक लिमिट जरूर है, बाकी उसके जो तादाद होती है वो अनलिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी। क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मेंबर ऑफ द कंपनी होंगे उनकी तादाद जो है वो 50 तक जो तय की गई है। उसको जो तयन किया गया है कि वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मगर यहाँ जो पब्लिक कंपनी है इसमें नंबर जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं एज टू नंबर के अनलिमिटेड, और इसमें अप टू 50। जैसा कि आपने सेक्शन 2 सब सेक्शन 49 के अंदर जब प्राइवेट कंपनी को हमने डिफाइन किया तो उसके अंदर आपने इसको देखा है कि हमने डिफाइन जब कर रहे थे तो उसमें भी कहा कि रेस्ट्रिक्ट है इस पे कि ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, और इसके नंबर की तादाद जो अप टू 50 जो है वो है। और फिर इसको जो है वो जो जनरल पब्लिक है उसको इन्विटेशन नहीं दी जा सकती कि डिबेंचर को सॉल्व करने के हवाले से या शेयर को जनरली। फिर दूसरा डिफरेंस है शेयर के एतबार से। इसमें शेयर जो है ट्रांसफरेबल है। मैं समझाता हूं आपको कैसे। और इसमें नॉट ट्रांसफरेबल। ये दूसरा डिफरेंस है। ट्रांसफरेबल से मुराद ये है कि आप पब्लिक कंपनी के अंदर अगर आप एक शेयर के मालिक हैं, आप शेयर होल्डर हैं कंपनी के, और किसी स्टेज पर जो है वो आप बेचना चाहते हैं तो आप अपने तौर पर जो जनरल पब्लिक को शेयर बेच सकते हैं और आप उससे जो अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। और आपके बाद जिस तरीके से आप कंपनी के शेयर होल्डर थे, मालिक थे, आपके बाद
वो शख्स कंपनी का उस हद तक, जिस हद तक आप शेयर होल्डर थे उस हद तक वो शख्स शेयर होल्डर हो जाएगा जिसको आपने शेयर जो है वो सॉर्ट किया होगा। तो ये ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसको ट्रांसफर करने पर। आप किसी को भी, आप कंपनी को भी वापस कर सकते हैं, और टू सम एक्सटेंट आगे चलकर हम लिस्टेड कंपनी को भी देखेंगे। तो एक चीज़ और आपको बता दूं, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारी जो शेयर होता है, जो लिस्टेड कंपनियां होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो वो जिन्हें शेयर अपना बेचना होता है वो भी वहाँ जो अपना लगा देते हैं, और जिन्हें खरीदना होता है वो भी वहाँ चले जाते हैं। कि जो आप टीवी पर न्यूज़ में, डॉन न्यूज़ में, जंग अखबार में, खबरों में अगर आप चीज़ सुनते होंगे कि ये स्टॉक एक्सचेंज है ऊपर चली गई या नीचे आ गई या उसके पार्ट्स ऊपर गए या नीचे होते हैं, वो यही चीज़ होती है कि जब किसी मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, रूल ऑफ लॉ होता है, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी आती है, तो उसकी लोगों का इंटरेस्ट वहाँ डेवलप होता है, लोग अपना जो पैसा है वो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं वहाँ। और जब ये सिचुएशन नहीं होती, तो जो स्टेट की एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो अफरा तफरी होती है, उसके अंदर तवाफ़ुर रुपये की तरफीद आती है, उसके अंदर कोई भी ऐसा काम होता है कि जनरल पब्लिक को ये तासर देता है कि यहाँ शायद रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं है, या सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है, या यहाँ जो है वो इंसाफ का जो सिस्टम है वो कमज़ोर है, जहाँ जो सियासत का या डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो कमज़ोर है, तो उसके नतीजे में जो है वो जो ट्रस्ट डेफिसिट आता है इन्वेस्टर के अंदर, और वो फ़ौरन अपने जो शेयर है वो बेचते हैं और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे आती है। तो ये किसका डायरेक्ट किसी चीज़ का वो यही जो ट्रांसफर ऑफ द शेयर होता है, इसी का लिंक होता है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज की पॉइंट्स ऊपर या नीचे जाने से। तो ये चीज़ें किसी दिन हम लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी को डिस्कस करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को एक्सक्लूसिवली इंशाल्लाह किसी दिन देख लेंगे, लेकिन सर जो हमारा टॉपिक ऐसा है उसको आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने तौर पर भी, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज भी यू कैन ट्रांसफर योर शेयर टू एनीबॉडी, लेकिन यहाँ आप ये नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी के अंदर आप अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने करना है तो प्राइवेट कंपनी के अंदर आपने कंपनी को वापस करना है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो एक लिमिटेड प्रोसीजर जो है वो प्रोवाइड किया गया हो, तो उसके मुताबिक कंपनी को उस टर्म्स एंड कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपने उस शेयर को जो सेल करना है, लेकिन जनरली आप अपनी मर्जी से इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा फर्क है। पहला फर्क कि लिमिटेड है, इसमें जो नंबर है अनलिमिटेड है, उसमें 50 तक है। दूसरा फर्क कि इसमें शेयर ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफरेबल है, और इसमें शेयर ट्रांसफरेबल नहीं है। ये दूसरा हो गया। उसके बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग। मैंडेटरी, नॉट नेसेसरी। स्टैट्यूटरी मीटिंग में आपको पहले बता चुका हूं कि किसी कंपनी की लाइफ के अंदर वंस इन लाइफ होती है, और ये स्टैट्यूटरी मीटिंग जिस दिन मैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आपके साथ डिस्कस कर रहा था उस दिन मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ये क्या चीज़ होती है कि जब आप सब्सक्राइबर इनिशियल आइडिया से लेकर उसकी फॉर्मेशन और फॉर्मेशन से लेकर उसकी रजिस्ट्रेशन तक के अमल से जाते हैं, तो उसके बाद उनको जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक जो है वो लेटर जारी होता है रजिस्ट्रेशन आपकी कंपनी का, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो सब्सक्राइबर होते हैं उनका सबसे पहला काम ये होता है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग हेड करें। स्टैट्यूटरी मीटिंग हेड करें, लेकिन ये पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है। स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर उन्हें ये करना होता है कि वो अपनी जितनी भी प्रोसेस उन्होंने किया है टिल दैट मोमेंट, उसके इनिशियल आइडिया से लेकर अभी तक जो उन्होंने प्रोसीजर किया है, उसकी फॉर्मेशन की है, उसके लिए प्रमोटर उन्होंने हायर किए हैं, उनको सर्विसेज दिए हैं, उनको चार्जेस दिए हैं, उनको सर्विस को एंगेज किया है, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार किया, प्रॉस्पेक्टस उसका तैयार किया, उसके रजिस्ट्रेशन के जो बात है उसको पूरा किया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल किया, शेयर कैपिटल जितना जिस पर जो है वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो जो है वो उसको किया। तो उस सारे अमल पर उन्होंने क्या करना था, जितने शेयर होल्डर होते हैं उनको ब्रीफिंग देनी होती है, और
मेरे साथ जो मीटिंग होती है वो जाकर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जो है वो सबमिट कर देनी होती है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। किसके लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी में। ये तीसरा डिफरेंस है जो उनके दरमियान जो है वो होता है। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स ये पब्लिक कंपनी होती है, ये ड्यूल टैक्स देती है। नंबर 1 कि जो कंपनी का अपना एक प्रॉफिट होता है उस पे देती है, और जब वो दूसरा जो इसके शेयर होल्डर होते हैं तो एज पर देयर रिस्पेक्टिव शेयर, जो उनका अपना अपना जो मुनाफा आता है, प्रॉफिट आता है उनके शेयर के हिसाब से, तो वो भी उस पर जो वो टैक्स देते हैं, डबल टैक्स। यानी शेयर होल्डर अपने तौर पर टैक्स जो ने अपना मुनाफा जो अर्न किया वहां से, और जो कंपनी ने एज ए होल जो मुनाफा किया, हासिल किया, कंपनी अपनी एक इंडिविजुअल अपनी एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर भी उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देगी, और शेयर होल्डर जो अपनी इनकम पर जो उनको इनकम आई उस अपने रिस्पेक्टिव शेयर से, क्योंकि इसका स्कोप, इसका दायरा का थोड़ा सा जो है वो बड़ा होता है, इसलिए इसके अंदर ये प्रोसीजर है। और इसके अंदर जो है वो कंपनी पे करती है टैक्स। जो कलेक्टिव आपका होता है प्रॉफिट, उसमें कलेक्टिव टैक्स पेड बाय कंपनी। ठीक हो गया जी? ये भी है, इसके दरमियान जो फर्क है। अच्छा, फिर एक डायरेक्टर के एतबार से, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी तो ऑफ कोर्स के दायरा जोनों के लिए जरूरी है। जो पब्लिक कंपनी होती है उसके लिए भी डायरेक्टर जरूरी है, और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो जरूरी है। लेकिन एक तो इनका तादाद के एतबार से फर्क है, और दूसरा इनकी अपॉइंटमेंट के स्टेज के एतबार से जो है वो फर्क है। एक ये कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम जो है वो 3 डायरेक्टर जो है जरूरी है, और दूसरा ये कि फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करना भी जरूरी है, मैंडेटरी है। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम से कम जो है वो 2 डायरेक्टर जरूरी है, और उसके अंदर जो है वो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें मिनिमम, वैसे इसमें जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है या नेशनल लेवल पर बड़ी कंपनी होती हैं तो वो बाद का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जब इसमें तैनात करती हैं, लेकिन मिनिमम जो तादाद है वो इनकी तादाद है 3 है। मिनिमम 2। ये डायरेक्टर जो है वो इसलिए जरूरी है। ये कुछ जो है वो बुनियादी फर्क थे जो मैंने आपके साथ जो है शेयर किए। इसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कुछ काइंड ऑफ कंपनी है जो आगे चलकर जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी और इसके बाद जब पार्टनरशिप और कंपनी के दरमियान फर्क उसको हमें डिस्कस करना है, ताकि ये हमारे जहन में जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी क्या होती है और फिर कंपनी और पार्टनरशिप क्या होती है। जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ चीज़ें इसके हवाले से आपको बताई भी थी, आज थोड़ी सी ये चीज़ें मैं मज़ीद वज़ाहत के साथ उनको कर देता हूँ। पहले हमने डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी देखा, अब हम जो है वो डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कंपनी
and partnership. अगेन इसको भी जानने के लिए जरा हम पहले दोनों को डिफाइन करेंगे। कंपनी को डिफाइन जिस तरह हमने पहले कर चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर कि कंपनी फॉर्म रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट 2017 और पार्टनरशिप जो है वो डिफाइन होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। उसको मैं डेफिनेशन भी आपके सामने जो रीड कर देता हूँ ताकि पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन who have agreed to share profit of the business carried out by all or of any one of them acting on behalf of all। यानी कि एक रिलेशनशिप है मुख्तलिफ अशखास का आपस में, पार्टनरशिप जो है एक मुख्तलिफ अशखास का आपस में एक रिलेशनशिप है कि जिसके नतीजे में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं और उस कारोबार को जिस कारोबार का वो प्रॉफिट शेयर करते हैं उसको सारे मिलकर चलाते हैं या कोई एक या दो मिलकर चलाते हैं सबके बिहाफ पर। जिस तरह कि आपने सुना होगा साइलेंट पार्टनर का भी एक कंसेप्ट है, मुख्तलिफ काइंड ऑफ पार्टनर आपने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जब वो पार्ट 2 में देखी होंगी। ये इसी साथ अगर किसका निसाब का हिस्सा हुआ या पार्ट 1 में उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ मेरे में आपको ये पढ़ाया जाता है आपको निसाब का हिस्सा है। तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत कि पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person who have agreed to share the profit of the business or acting on behalf of all or anyone or more on behalf of all। यानी कि एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा ताल्लुक है मुख्तलिफ अशखास का, 2 या 2 से ज़्यादा अशखास का, कि जिसके नतीजे में वो किसी कारोबार का जो मुनाफा है उसको शेयर करते हैं और उनमें सारे मिलकर वो काम करते हैं या कोई भी उनके सबके बिहाफ पर जब वो काम करता है तो वो पार्टनरशिप होती है। अब इसका जब हम डिफरेंस निकालते हैं इधर हम लिखेंगे कंपनी और इधर हम लिखेंगे पार्टनरशिप। कंपनी और पार्टनरशिप के दरमियान जो है डिफरेंस, सबसे पहला जो डिफरेंस है इसका सबसे पहला डिफरेंस जो इसको मुमताज करती है वो है लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी डेफिनेशन क्लियर हो गई ना आपको कि कंपनी इज कंपनी फॉर्म्ड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2017, जबकि पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person to share the profit of a business acting working on all or anyone on behalf of all। तो एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा ताल्लुक जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अशखास आपस में एक कारोबार का मुनाफा जो आपस में शेयर करते हैं जिनमें वो सारे मिलकर काम करते हैं या कोई भी शख्स उन सब के बिहाफ पर काम करता है, तो ये एक पार्टनरशिप है। और ये इसको जो लॉ डील करता है एक्ट 2017 और इसको जो लॉ डील करता है वह एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये प्री पार्टीशन है, हमारा मुल्क बनने से पहले का है, लेकिन उसको हमने अडॉप्ट किया है 1947 में जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब मंजूर हुआ तो बहुत सारी क्वालिटी, जैसे आप LLB पार्ट 2 में है अभी आप देखें आपने PPC पढ़ी तो वो 1860 की है, आप थर्ड ईयर में CRPC पढ़ेंगे तो वो आपकी 1898 की है, आप रजिस्ट्रेशन एक्ट अभी पार्ट 2 में पढ़ रहे होंगे 1908 का है, CPC थर्ड ईयर में पढ़ेंगे 1908 की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो है वो प्री पार्टीशन है, जब हम इकट्ठे थे सब कैंडिडेट के अंदर 200 तक की है, उनको वो हमने अपना मुल्क बनने के बाद जब उस तरीके से अडॉप्ट किया है और उन्हीं को उसी तरीके से अपनी असेंबली में मंजूर कर दिया। ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट भी है कि हमने कवानीन को जो अपडेट नहीं किया। जिस तरीके से अभी हमने कंपनी एक्ट को जो है वो पहले हमारे पास इससे पहले 1984 का ऑर्डिनेंस होता था और उसके बाद हमने इसको अपडेट किया है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने इसके अंदर नई डाली हैं, वो अब आगे चलकर इंशाल्लाह जब बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे तो हमारे डिस्कशन का हिस्सा रहेंगी वो चीज़ें। पार्टनरशिप को भी इस तरीके से जो है वो अपडेट होना चाहिए था, नहीं हुआ है। एनी हाउ तो पहला डेफिनेशन के दरमियान क्या है वह है लीगल एंटिटी।
यानी अपना एक मुनफरिद कार्ड में वजूद। तो कंपनी हैज इट्स ओन लीगल एंटिटी, कंपनी हैज इट्स ओन लीगल एंटिटी, whereas पार्टनरशिप हैज नो इट्स ओन लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप अपने पार्टनर से अलग नहीं है, जबकि कंपनी अपने सब्सक्राइबर से, अपने शेयर होल्डर से, डायरेक्टर से इंडिपेंडेंट है। कंपनी हैज इट्स ओन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, whereas partnership has assets and liabilities of its partner, belongs to its partners। assets भी और liabilities भी इसके पार्टनर्स की है, और इसके अंदर assets and liabilities कंपनी के अपने हैं। जो कंट्रीब्यूट किया है इसके शेयर होल्डर्स ने, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है इसके शेयर होल्डर ने। तो क्या बनेगा डिफरेंस? कंपनी has its own legal entity, partnership has no independent legal entity। रिगार्डिंग पॉइंट कि उसका अपना अलग से वजूद नहीं है, जबकि कंपनी का अपना इंडिपेंडेंट जो वजूद मौजूद है। दूसरी चीज है रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी, और ऑप्शनल। आप देखें डेफिनेशन से जाहिर है कि कंपनी इज ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2017। तो इससे ये बात जाहिर है कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो कंपनी की है वो लाजम है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो कंपनी नहीं होगी, और अगर कोई रजिस्टर किए बगैर कंपनी के तौर पर चलाता है तो वो एक लीगल वायलेशन कर रहा है, एक लॉ की वायलेशन कर रहा है। उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, उसको कैंसिल हो सकती है, सारी चीजें जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो उसको बियर करने होंगे। वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज ऑप्शनल। ये आपका ऑप्शन है कि आप इसको रजिस्टर करना चाहें या इसको रजिस्टर ना करना चाहें। तो ये जो फर्म होती है, ये फर्म के तौर पर फर्म में और पार्टनरशिप के अंदर भी थोड़ा सा आपको एक मैं डिफरेंस बताता चलूं, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है इस हवाले से वो आपके जहन में एम्बिग्यूटी बना रहे कि फर्म और ये एक ही चीज होती है। बेसिकली जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनर्स का जो आपस का जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, और जो उस रिलेशन के नतीजे के अंदर जो बिजनेस वो कैरी करते हैं वो फर्म होती है। बस ये इनका दरमियान बेसिक फर्क यही है कि पार्टनरशिप और फर्म के अंदर जो बुनियादी फर्क है कि जो पार्टनर्स का आपस के अंदर रिलेशन है, जैसे हम डेफिनेशन के अंदर भी इसको रीड आउट करते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन और बाय ऑल और आई मीन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन पार्टनर्स वो पार्टनरशिप कहलाती है, और उस रिलेशनशिप के नतीजे में जो बिजनेस को कैरी करते हैं वो फर्म कहलाती है। तो वो एक ही इस तनाज़ुर के अंदर जो है उसके दो रुख हैं, एक ही चीज़ की यानी दो रुख है। उसको रजिस्टर करना उस फर्म का वो आपके पास ऑप्शन है। उसका रजिस्टर इसका आसान भी होता है प्रोसीजर, ये इस तरीके से जिस तरीके से कंपनी रजिस्टर होती है इस तरीके से बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस तरह की चीज़ें प्रॉस्पेक्टस ये नहीं है। बस एक सिंपल एक जो है वो पार्टनरशिप डीड होगी जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ पार्टनर आपस में जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने उस बिजनेस से रिलेटेड जो है तय की होगी वो आपस में एग्रीड करेंगे और उसकी फॉर्मुलेशन करेंगे, उसको रन करने का, कैरी करने का, लायबिलिटी का, शेयर का कि किसने कितना शेयर किया, किसकी क्या लायबिलिटी है, ये इस तरह की जो है वो उसमें पार्टनरशिप डीड तैयार करेंगे
स्टाम्प पेपर पर, और उसके साथ जो है रजिस्ट्रार के पास जाकर एक फार्म होता है, जिस फार्म के अंदर आपने जो फिल करना है, उस फार्म के अंदर मुख्तलिफ जो पार्टनर हैं उनके नाम, पेरेंटेज, कास्ट, रेजिडेंस वगैरह डालनी है, और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन वाली जो डीड है वो उसके साथ एनेक्स करनी है। रिक्वायर्ड फीस सबमिट करनी है, 200-400 रुपये जो उसकी फीस होगी वो सबमिट, बैंक चलान जो है साथ सबमिट करके एप्लीकेशन जो है वो उसको जो फार्म है वो सबमिट कर देना रजिस्ट्रार के पास। तो वो आपको जो है वो ये फार्म आपको रजिस्टर करके आपको दे देगा। तो ये बेसिकली अगर ये ऑप्शनल है तो फिर लोग तकल्लुफ़ात में क्यों पड़ते हैं? ये एक सोचने वाली बात है कि अगर ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि आप उसको रजिस्टर करवाएं या रजिस्टर ना करवाएं, तो इसका एक फ़ायदा आपको रजिस्टर करवाने का ये हो जाता है इजाफी कि जो पब्लिक जो ट्रस्ट है वो कम अज़ कम आप जो है वो गेन कर लेते हैं। वो उसके अंदर जो है वो आपको फ़ायदा पहुँचता है कि आप किसी जगह की अपनी फर्म के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से कोई चीज़ जब प्रोजेक्ट करते हैं तो आप बड़ी एक कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हमारी जो फर्म है ये रजिस्टर्ड है। तो ये हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अभी जिस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें रजिस्टर करनी पड़ी, शॉप तो दूर की बात या फर्म तो दूर की बात, हमें तो अभी अपनी जो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे ट्रेड सेक्टर के अंदर जो है वो जो रेडियाँ लगी हुई हैं, अभी तो वक्त ये है कि हमें उनको भी रजिस्टर करना है। हमने जो है वो अपना जो टैक्स सर्कल है उसको इन्हांस करना है। लेकिन अब हमारी जो मैशत है वो क्रैप्स क्यों होती है, हमारी जो ट्रेड डेफिसिट आता है वो क्यों आता है, हमारा जो बजट डेफिसिट हर साल आता है वो हमारा क्यों आता है, हमारे ऊपर जो कर्ज जो है वो ज़्यादा चढ़ता है, वो क्यों चढ़ता है? वो इस वजह से चढ़ता है कि हमारे अखराजात ज़्यादा है और हमारी इनकम जो है वो कम है। इनकम हमारी कम होने की वजह क्या है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो इस तरफ जो है वो अभी तक तो ये चीज़ें ऑप्शनल रखी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है कि सारी चीज़ें जो है रजिस्टर्ड हो जाएंगी और इनका रजिस्टर किया जाना भी इसी तरीके से लाजमी होगा जिस तरह ये कंपनी का है। और एक शॉप जो टैक्स सर्कल के अंदर ये जब रजिस्टर्ड होगी, स्टेट के पास इसका रिकॉर्ड होगा, डिपार्टमेंट्स के पास इसका रिकॉर्ड होगा, तो लोगों को टैक्स सर्कल के अंदर जो है वो लाना आसान होगा और अपने टैक्स सर्कल को इनहेंस करना ज़्यादा आसान होगा। टैक्स सर्कल जैसे ही आपका इनहेंस होगा तो आपका जो बर्डन कम पड़ेगा, आप कम टैक्स पे करेंगे और जो वो आपके पास जो वो जो सरमाया है, आपका जो कौमी बजट है वो आपका वो बढ़ेगा, कौमी जो दौलत है वो बढ़ेगी। उसके नतीजे में आपका जो ट्रेड डेफिसिट या आपका बजट डेफिसिट होता है वो जो है वो आप उसको जो फुलफिल कर सकते हैं। ये एक इजाफी बातें थी जो मैंने आपके साथ इस तनाज़ुर में करनी थी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। यानी कि इसकी स्टिल येट मोमेंट इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। उसके बाद जो चीज़ एक और है कि रेलिवेंट लॉ, रेलिवेंट लॉ जो डील करता है वो इसको कंपनी एक्ट 2017 यानी इसके जितने भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इसके जितने भी पहलू हैं वो आपको देखने हैं कंपनी एक्ट 2017 के तहत। कंपनी बनेगी कैसे, कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होगी, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, उसकी इंडोर मैनेजमेंट का असूल क्या चीज़ है, उसके हवाले से मुख्तलिफ केस आके किस तरीके से होंगे, उसके हवाले से जो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, उनके हवाले से जो रजिस्ट्रेशन होगी, जो री रजिस्ट्रेशन होगी, जो पब्लिक कंपनी के एस्पेक्ट होंगे, जो प्राइवेट कंपनी के एस्पेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें जो आपको इस कंपनी एक्ट के अंदर मिलेंगी। वेयर जो पार्टनरशिप है तो वो ऊपर मैंने जिस तरह लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है इसको डील करता है रेलिवेंट लॉ। उसके अलावा इनकी जो क्रिएशन का अमल है, क्रिएशन या फॉर्मेशन, क्रिएशन भी आप कह सकते हैं और फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। वो इसका जो कंपनी का है
वो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट को जो ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से जो है वो आपको गुजरना पड़ता है, वो कॉम्प्लिकेटेड भी है और फॉर्मेलिटीज भी बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपने डेफिनेशन के अंदर देखा कि कब फार्म और उस इन्फॉर्मेशन पर मैंने कितनी डिटेल आपके साथ बात की कि वो आइडिया से लेकर वो सारे सब्सक्राइबर और फिर प्रमोटर्स और वो 3 डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें डिटेल्ड फॉर्मेलिटीज और इसमें एग्रीमेंट, बस वो जो सिंगल एक एग्रीमेंट होता है उसके बुनियाद पर जो वो आपकी पार्टनरशिप जो वो क्रिएट हो जाती है, जो जिसको पार्टनरशिप क्रिएट कहते हैं, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी। उसके बाद इसके जो मेंबर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं उनके लिहाज से इसका क्या डिफरेंस है। एज टू नंबर, पब्लिक कंपनी के अंदर अगर वो कंपनी के अंदर अगर वो पब्लिक कंपनी है तो अनलिमिटेड है, और अगर प्राइवेट है तो 50 तक जो उसके नंबर की तादाद जा सकती है। मैं दोनों लिख देता हूं कि अगर पब्लिक कंपनी है और अगर प्राइवेट है, पब्लिक कंपनी है तो अनलिमिटेड नंबर होंगे उसके, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके नंबर की तादाद जो 50 तक जा सकती है। ये अनलिमिटेड से मुराद मैं फिर बता दूं, अनलिमिटेड से मुराद कि हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट केस, और ये इन दैट केस से मुराद उस कंपनी के जो एसेट्स हैं, उस कंपनी का जो मेन जो कैपिटल है जिस पर वो बिजनेस कर रही है, उसके अंदर जो शेयर की तादाद है उस तक जाएगी, जरा उससे एक्सीड तो नहीं कर सकती, लेकिन वो तादाद जब 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 500 हो सकती है, ज्यादा हो सकती है नहीं। मिनिमम जो है उसकी तादाद जो है 3 है, और इसके अंदर जो है वो अप टू 20 तक जो है वो पार्टनरशिप जो है वो दिए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें 20 तक जो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर हो वो 20 तक हो सकते हैं। उसके बाद जो इसकी डेजोल्यूशन है कंपनी की या पार्टनरशिप की, तो वो भी एक डिटेल्ड फॉर्मेलिटीज चाहिए होती हैं कंपनी को डिसॉल्व करने के हवाले से, यानी बाइंड अप करने के हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। कंपलसरी बाइंडिंग अप है, उसके अलावा जो आपकी बाइंडिंग अप वॉलंटरीली है, बाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट है। तो ये मुख्तलिफ, उसके बाद फिर उनकी लायबिलिटीज जो कंपनी की और उसकी एसेट्स, फिर उन सारी चीज़ों को देखना, तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। बाइंडिंग अप क्या है, रेजोल्यूशन एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और ये सिंपल है, आसान है। उसके बाद ये कुछ डिफरेंस मैंने आपके साथ शेयर किए, कुछ और चीज़ें भी हैं, ये आप इसको देखें तो फिर इसको रिमूव कर देता हूँ और आगे चलते हैं कि और क्या डिफरेंस है वो मुमकिन तौर पर इसमें हो सकते हैं।
अच्छा जी, एज टू डेथ, अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो कंपनी की हैसियत पर, कंपनी के बिजनेस पर, कंपनी के बिजनेस की कंटिन्यूटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसकी वजह कि जो भी उसके लीगल हेयर्स होंगे डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, और वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कंपनी में दे, और वो लीगल हेयर टू द इफेक्ट ऑफ दैट, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट शेयर, उस कंपनी के जो है वो पार्टनर बन जाए, शेयर होल्डर बन जाए। तो इसलिए इस पर जो है वो कंपनी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वेयरएस जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप जो है वो टूट जाती है, क्योंकि फर्ज किया ये ए प्लस बी प्लस सी, इन तीन बंदों के दरमियान पार्टनरशिप थी, तो सी जो है वो उसकी डेथ हो गई है, तो इन तीनों का ये आपस का रिलेशन था ना, जैसे हमें डेफिनेशन के अंदर बड़ा कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, तो ये रिलेशन टूट गया, तो पार्टनरशिप टूट गई। हाँ, फर्म नहीं टूटी, बिजनेस कैरी है अभी, ठीक है। अगर आप ये इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो जो इस सी के लीगल हेयर्स होंगे उसके हवाले से मैंने अपने जायरा पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई टर्म एंड कंडीशन डाली होगी। अगर नहीं डाली तो एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, जो सी का शेयर है उसकी हद तक जो वो जो उसके जो वर्षा होंगे उनको असर लो ए और बी के साथ जो वो अपने मामला जो वो रिफ्रेश करने होंगे, असर लो जो मुआहदा करना होगा, या फिर यह कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना शेयर लेकर जो उस कंपनी से सॉरी उस पार्टनरशिप से, उस फर्म से जो आस्ट हो सकते हैं, और फिर जो रिमेनिंग दो होंगे उनकी हद तक जो बिजनेस जो फर्दर कैरी करेगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि डेथ से पार्टनरशिप में फर्क पड़ता है। एज टू डेथ हम डिफरेंस देख रहे हैं। नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ कंपनी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये पार्टनरशिप इफेक्ट होती है, पार्टनरशिप में वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। जिस तरह मैंने पहले आपके साथ इसकी वजाहत की है, और वो फिर फर्दर जो है वो कैरी करेगी। अच्छा, उसके अलावा एक और है बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, लायबिलिटी। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि कंपनी जो है उसका अपना एक इंडिपेंडेंट वजूद है, कंपनी का अपना एक इंडिपेंडेंट जो वजूद है, और कंपनी अपने पार्टनर से, अपने शेयर होल्डर से, अपने सब्सक्राइबर से जुदा है। उसका अब वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आई ऑफ लॉ, तो उसमें नो पर्सनल लायबिलिटी, नो पर्सनल लायबिलिटी, या पर्सनल लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनरशिप का अपना कोई इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है, वो अपने पार्टनर से जुदा नहीं है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। और अगर पार्टनरशिप के अंदर आपने किसी स्ट्रेंजर से, किसी थर्ड पर्सन से जो डील किया है, उसके लिए हर पार्टनर इंडिविजुअली भी और सारे पार्टनर से मिलकर कलेक्टिवली भी उस स्ट्रेंजर के सामने, उस थर्ड पर्सन के सामने कानून की नज़र में जवाबदेह है। तो इसलिए यहां जो लायबिलिटी है पर्सनल, पर्सनल लायबिलिटी होगी। ये एतबार से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बेसिकली शायद यही वो डिफरेंस है, एक तो कैपिटल
जनरेट करना, और शायद दूसरा ये लाइबिलिटी वाला जो एस्पेक्ट था। ये दो मेजर डिफरेंस थे जिसने सोसाइटी को या हमारे कमर्शियल सेक्टर को, हमारे ट्रेड सेक्टर को शिफ्ट किया पार्टनरशिप से कंपनी पर। यानी हिस्टोरिकली एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए बात है कि ये चीज़ें हमारे वजूद में आती हैं कि जहाँ इंसान जब वक्त के साथ साथ ये सोचता है कि हमारी इससे आगे बेहतरी किस चीज़ में है, तो ऑफकोर्स की जो कंपनी का जो सिस्टम है ये पार्टनरशिप के बाद वजूद में आया। ये पार्टनरशिप की एक एडवांस और जिद्दत वाली एक शक्ल है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये लाइबिलिटी का जो असर है वो है कि कंपनी के अंदर लाइबिलिटी सारी जो है वो कंपनी पर होती है, पर्सनल लाइबिलिटी उसके शेयर होल्डर की नहीं होती। तो इसके अंदर जो है वो लाइबिलिटी पर्सनल होती है। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। उसके बाद एक और डिफरेंस है दरमियान कैपिटल के एतबार से। कैपिटल raised from public in general, और यहाँ कैपिटल जो कंट्रीब्यूट होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट by partner। कि पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल है वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा? पार्टनर्स एज पर देयर रिस्पेक्टिव शेयर एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। वेयर एज जो कैपिटल होगा कंपनी का, वो जिस तरीके से उसने मैंने आपको कैपिटल वाली बात समझा रहा था उसके अंदर भी बताया था कि कैपिटल जो है वो जब एक सर्टेन कैपिटल का तयन कंपनी करती है, इतने कैपिटल पर हम अपना बिजनेस जब करेंगे, उसके शेयर जो है वो बनाते हैं, उस शेयर को जनरल पब्लिक के अंदर जो है फ्रॉड करते हैं, और पब्लिक जो है उस जो क्राइटेरिया पर उतरती है तो वो शेयर जो है खरीदती है और कंपनी को जो पैसे का पेमेंट करती है। और वो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के जानने वाले हो, बस वो जो रूल रेगुलेशन कंपनी का फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके ज़ाब्ता कायदे कुलियत के मुताबिक जो उतरते हैं वो जो है उसको शेयर को खरीद लेते हैं। इस तरह का जो डिफरेंस था, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आप इन जनरल जो है वो कंसेप्ट हो जाए कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी में क्या फ़र्क है और कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है। कुछ और चीज़ें अगर हुई तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल इतना ही, मैं कुछ चीज़ें आपको एक डेफिनेशन देता हूँ, उसके बाद अभी तक जो प्रीवियस जो 3 लेक्चर हमने अभी तक लिए हैं, जो चीज़ें पढ़ी मैं उनका 2-4 मिनट में आपको सामने इकट्ठा कर दूँ। हमने कंपनी एक्ट के हवाले से जनरल इंट्रोडक्शन हमने लिया। हमने यहाँ एक नक्शा बनाया सबसे पहले लेक्चर के अंदर, और हमने बताया कि रियासत के 2 तरह के अदारे होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं और दूसरे कमर्शियल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे रियासत को कमा के कुछ नहीं देते, बल्कि उस रियासत के अमूल को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सिर्फ, और जो कमर्शियल अदारे होते हैं वो रियासत को कमा कर देते हैं। जो उसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक जो रियासत के अपने होते हैं, स्टेट के होते हैं, स्टेट की मलिकियत होते हैं, मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी ये मुख्तलिफ थी, और दूसरे जो पब्लिक के होते हैं, इनमें जिनमें जो हमारी कंपनी वगैरह जो शामिल है। ये जनरल आपके सामने करने के बाद फिर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन करने के बाद इसकी फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन के अमल को हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने उससे अगले मरहले पर जब हमने कंपनी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का जो डिफरेंस है उसको देखा, उन दोनों की डेफिनेशन को देखा, और उसके अलावा हमने पब्लिक कंपनी और पार्टनरशिप के जो डिफरेंस है उनको देखा, दोनों की अपने रिस्पेक्टिव लॉ के अतबार से डेफिनेशन की और उनके डिफरेंस को हमने देखा। ये 3 लेक्चर के अंदर यानी 3 चीज़ें
कंपनी की फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के दरमियान डिफरेंस, और फिर कंपनी और पार्टनरशिप के दरमियान डिफरेंस। और एक और चीज़ जो हमने चौथी देखी वो सालमन वर्सेस सालमन केस की, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उसके अंदर क्या हुआ था। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर के अंदर जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और अगर हमारे पास टाइम हो तो उसी से आगे चलकर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को लेकर चलेंगे। अब तक इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज इसके हवाले से हो, उसी की जानकारी की जो है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अभी मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुमकिन है कि मैं मौजूद हूँ, और जहाँ जहाँ आपके सवाल आते रहेंगे इन लेक्चर से रिलेटेड इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। थैंक यू वेरी मच।